डेड बॉडी को मुर्दा घर ले जाया जा रहा होता है। वो लाश थी एक बहुत ही हसीन, जवान और बेहद मशहूर फिल्म एक्ट्रेस एना फ्रीट्ज की। उसकी मौत असामान्य स्थिति में हुई थी। वो एक प्राइवेट पार्टी में बाथरूम में मृत पाई गई थी। अगली सुबह उसकी ऑटोप्सी होनी थी। फैंस और मीडिया की भीड़ से बचने के लिए उस हॉस्पिटल का नाम सार्वजनिक नहीं किया गया था। मुर्दाघर का अटेंडेंट पाओ एना की लाश को मुर्दाघर में ले जाकर रखता है। उत्सुकतावश वो कफन हटाकर एना की खूबसूरती को अपने मोबाइल कैमरा में कैद करते हुए उसकी एक फोटो खींच लेता है। उस फोटो को वो अपने दो दोस्त इवान और हावी को फॉरवर्ड कर देता है। कुछ समय बाद करीब रात 11 बजे इवान और हावी पाओ के हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं। वे लोग हॉस्पिटल रिसेप्शनिस्ट से अपने आने की खबर पाओ को पहुंचवाते हैं। पाओ वहां आता है और उन्हें देखकर सरप्राइज हो जाता है। वे लोग वहीं हॉस्पिटल के डंपिंग एरिया में ड्रग्स और शराब का सेवन करते हैं। फिर इवान के जिद करने पर पाओ उन दोनों को एना की लाश दिखाने मुर्दाघर ले जाता है। इवान एना जैसी मशहूर फिल्म स्टार को पास से देखना चाहता था, भले ही वो मर चुकी थी। मुर्दाघर में पहुंचकर पाओ कहता है कि डरने की कोई बात नहीं, अगर कोई आएगा तो उसके कलीग्स उसे मैसेज भेजकर सचेत कर देंगे। फिर पाओ उन्हें एना फ्रिट्ज की लाश के पास ले जाता है। वो एना के चेहरे से कफन हटाता है। इवान और हावी एना की खूबसूरती देखते रह जाते हैं। फिर इवान कफन को और नीचे सरका देता है, जिससे एना के शरीर का ऊपरी भाग दिखने लगता है। हावी को इवान की यह हरकत पसंद नहीं आती है। इसके बाद इवान एना के ऊपरी भाग को अपने हाथों से पकड़कर महसूस करता है। फिर वो हावी को भी छूने के लिए बोलता है। हावी थोड़ा हिचकिचाते हुए अपना हाथ धीरे से एना की छाती पर रख देता है। फिर पाओ एना की लाश को फिर से कफन से ढक देता है। फिर वे लोग वहीं मुर्दाघर में ड्रग्स का एक एक डोज और लेते हैं। उसके बाद इवान एना के खूबसूरत शरीर की बनावट को अपनी आंखों में भरते हुए उसकी लाश के ऊपर से पूरा कफन उतार फेंकता है। इवान हावी और पाओ से पूछता है कि क्यों न वे तीनों एना के साथ शारीरिक संबंध बनाए। हावी मना करते हुए इवान को भी ऐसा न करने की हिदायत देता है। फिर इवान समझाता है कि वो तो एना के साथ जरूर करेगा। हावी उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानता। हावी का मूड खराब हो जाता है और वो मुर्दाघर से बाहर जाने लगता है। तभी पाओ उसे रोक लेता है और उसी मुर्दाघर में स्थित स्टोर रूम में ले जाता है। स्टोर रूम के अंदर से दोनों इवान को दुष्कृत्य करते हुए देखते हैं। इवान अपना काम खत्म करके स्टोर रूम में आता है। वो हावी को भी जाकर करने को कहता है। तभी पाओ के चेहरे पर शैतानियत उभर आती है और वो करने चला जाता है। उधर पाओ स्ट्रेचर पर चढ़कर एना की लाश के साथ दुष्कृत्य करने लगता है। जब वो एना की लाश के साथ ऐसा कर रहा होता है तब एना जिंदा हो जाती है। एना को एहसास होने लगता है कि उसके साथ क्या हो रहा है। पाओ की आंखें बंद थी, इसलिए उसे पता नहीं होता कि एना जिंदा हो चुकी है। वो तो बस अपनी धुन में सवार था। फिर पाओ की नजर एना पर पड़ती है। वो उसे जिंदा देख चिल्लाते हुए स्ट्रेचर से उछल पड़ता है। तीनों एना को जिंदा देख घबरा जाते हैं। फिर हावी एना को ढांढस बंधाते हुए पानी पिलाता है। इवान एना से पूछता है कि क्या उसे याद है कि वो कैसे जाग गई। पाओ इवान को बताता है कि एना ने उसे उसके साथ दुष्कृत्य करते देख लिया है। हावी एना को स्टोर रूम से एक पेशेंट गाउन लाकर पहना देता है। तभी उन्हें लिफ्ट खुलने की आवाज आती है। पाओ उन दोनों को बताता है कि मुर्दाघर में कोई आ रहा है। वे लोग एना को कफन से ढककर सारी लाइट्स बंद कर देते हैं। तभी मुर्दाघर में एक दूसरा कर्मचारी एक लाश रखने आता है। इवान और हावी वहीं एक स्ट्रेचर की आड़ में छुप जाते हैं। एना अपने हाथ हिलाने और मुंह से आवाज निकालने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन वो नाकाम रहती है। वो कर्मचारी एना के स्ट्रेचर को एडजस्ट भी करता है, लेकिन उसका ध्यान एना पर बिल्कुल नहीं जाता। उस कर्मचारी के कान में ईयरफोन्स लगे हुए थे, जिसमें तेज आवाज में गाना चल रहा था। एना अपना कफन नीचे कर देती है, लेकिन तब तक वो कर्मचारी पलट चुका था। फाइनली वो कर्मचारी मुर्दाघर की लाइट्स बंद करके निकल जाता है। उस कर्मचारी के जाते ही इवान और हावी एना के पास आते हैं। पाओ भी स्टोर रूम से निकलकर लाइट्स चालू करता है। फिर इवान हावी से जरूरी बात करने उसे स्टोर रूम में चलने को कहता है। एना हावी को बताती है कि वो उसे छोड़कर न जाए। हावी एना से कहता है कि वो बस अभी आया। फिर वो इवान के साथ स्टोर रूम में चला जाता है। पाओ भी उनके पीछे अंदर चला जाता है। इवान कहता है कि एना सब समझ चुकी है और वो पक्का सबको बता देगी। आगे इवान कहता है कि सब समझ रहे हैं कि एना मर चुकी है, तो क्यों न वाकई में एना को जान से मार दे, किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा। हावी इस बात के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होता है। फिर वो दंदनाता हुआ स्टोर रूम से बाहर चला जाता है। हावी एना के स्ट्रेचर को धकेलकर मुर्दाघर से बाहर ले जाने लगता है। ये देख इवान हावी को रोकने की कोशिश करता है। गुस्से में हावी एना के सामने ही इवान पर चिल्ला पड़ता है, तुम मुझे इसे मारने बोल रहे हो, खोलो दरवाजा। ये सुनकर एना की आंखें फटी की फटी रह जाती है। एना के सामने राज खुलता देख इवान सख्ते में आ जाता है और कहता है कि अब यहाँ से कोई भी बाहर नहीं जाएगा। एना इवान से बाहर जाने के लिए गिड़गिड़ाने लगती है। हावी उसे आश्वासन देता है कि वो उसे वहां से बाहर लेकर जाएगा। हावी दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा लॉक था। फिर पाओ उन्हें बताता है कि चाबी तो उससे बाहर ही छूट गई है। ये सुन हावी दरवाजा पीटने लगता है। इवान उसे रोकने की कोशिश करता है, तो गुस्से में हावी उसके मुंह पर एक जोरदार घुसा जड़ देता है। बदले में इवान उसे जमीन पर पटक कर तब तक बेतहाशा घुसे मारता गया जब तक कि पाओ ने उसे खींचकर अलग नहीं कर दिया। इवान के इस हमले से हावी बेसुध हो चुका था। तभी उनकी नजर हावी के सिर से बहते खून पर पड़ती है। उन्हें लगता है कि कहीं हावी मर तो नहीं गया। पाओ उसकी सांस चेक करता है तो पाता है कि वो जिंदा है, लेकिन उसका खून बहुत तेजी से बह रहा होता है। इवान को अपने किए पर पछतावा होने लगता है। वो हावी से माफी मांगता है। पाओ स्टोर रूम से कपड़ा लाकर हावी की चोट पर लगा देता है। वो इवान को बताता है कि उन्हें जल्द से जल्द हावी को डॉक्टर के पास ले जाना होगा। वो दोनों हावी को स्टोर रूम में ले जाकर दीवार के सहारे टिकाकर बैठा देते हैं। फिर पाओ एना को भी स्टोर रूम में ले आता है। पाओ और इवान हावी को ऊपर हॉस्पिटल के गेट पर चुपके से छोड़कर आने का प्लान बनाते हैं, ताकि उसे वहां से कोई न कोई हॉस्पिटल के अंदर ले ही लेगा और उसकी जान बच जाएगी। इवान हावी को अपना मुंह बंद रखने की सख्त हिदायत देता है। पाओ और इवान मुर्दाघर के फर्श से हावी के खून के निशान मिटा देते हैं। फिर पाओ अपने कलीग को मैसेज करता है कि वो गलती से मुर्दाघर में लॉक हो गया है। इस बीच स्टोर रूम के अंदर हावी एना से कहता है कि वो बाहर से उसके लिए मदद जरूर लाएगा।
उसके बाद पाओ का कलीग मुर्दा घर में आता है। इवान एना का मुंह हाथ से दबा देता है ताकि वो मदद के लिए चिल्ला न सके। जाते जाते उसका कलीग एना की लाश को देखने की इच्छा जाहिर करता है, लेकिन पाओ लेट होने का बहाना बनाकर अपने कलीग के साथ मुर्दा घर से चला जाता है। इस बीच हावी बहुत ज्यादा खून बहने से मर जाता है। कुछ मिनटों बाद पाओ मुर्दा घर में फिर से प्रवेश करता है। स्टोर रूम में हावी को मरा देख वो रोने लगता है। फिर वो इवान से कहता है कि अब उन दोनों को उम्र कैद से कोई नहीं बचा सकता। इवान पाओ से कहता है कि वो हावी की लाश को कचरे के कंटेनर में डालकर बाहर फेंक देंगे। तभी एना उन दोनों से कहती है कि उसे जाने दे, वो किसी को कुछ भी नहीं बताएगी। जब इवान और पाओ स्टोर रूम से बाहर बातें कर रहे थे, तब मौके का फायदा उठाकर एना हावी के फोन से अपने पिता को कॉल लगा देती है। तभी वे दोनों स्टोर रूम में वापस लौट आते हैं और एना के हाथ से फोन छीन लेते हैं, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। एना ऑलरेडी अपने पिता को कॉल लगा चुकी थी। एना बताती है कि उसके पिताजी अब मदद लेकर वहां पहुंचने ही वाले हैं, लेकिन उसने अपने पिता को सिर्फ यही बताया है कि वो जाग गई है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। इवान पाओ से कहता है कि एना ने हावी के फोन से कॉल किया है, इसलिए अब कुछ नहीं हो सकता है, वो दोनों बर्बाद हो चुके हैं, गेम ओवर। फिर वे दोनों एना को ऊपर डॉक्टर के पास ले जा रहे थे। तभी इवान की जेब में रखा हावी का फोन बज उठता है। जैसे ही वो फोन पिक करता है, एना चिल्लाने को होती है, लेकिन तभी पाओ एना का मुंह दबा देता है। दरअसल ये एना के पिता का कॉल बैक था, क्योंकि जब एना ने उन्हें कॉल किया था तब वो कॉल रिसीव नहीं कर पाए थे। इसके बाद इवान रॉन्ग नंबर का बहाना बनाकर फोन काट देता है। जैसे ही इवान और पाओ को पता चलता है कि एना की उसके पिता से बात नहीं हो पाई थी, वे तुरंत ही एना को दोबारा मुर्दा घर ले जाते हैं। एना बहुत चिल्लाती है। इवान एना को मारता है। इवान पाओ से कहता है कि वो ट्रैश कंटेनर लेने ऊपर जा रहा है, तब तक वो एना को बांध कर रखे। इवान के जाने के बाद पाओ एना के हाथ पैर बांधने लगता है। एना पाओ को बताती है कि जब वो अपने कलीग के साथ मुर्दा घर से बाहर गया था, उस दौरान इवान ने खुद ही अपने हाथों से हावी की गला घुटकर हत्या कर दी थी और ये सब उसकी आंखों के सामने हुआ था। वो कभी भी हावी को हॉस्पिटल नहीं ले जाने वाला था। पाओ को यह सब सुनकर बहुत झटका लगता है। फिर वो उससे कहती है कि हावी की हत्या का इल्जाम भी वो पाओ के ही माथे मरने वाला है, लेकिन पाओ एना के मुंह पर पट्टी लगा देता है। इधर इवान कंटेनर्स लेने जैसे ही डंपिंग एरिया में पहुंचता है, दो नर्स वहां आ जाती है और बातें करने लगती है। इवान उनसे बचकर वहीं छुप जाता है। मुर्दा घर के स्टोर रूम में जब पाओ रोते हुए हावी के खून के निशान मिटा रहा होता है, तब एना आजाद होकर खुद को स्ट्रेचर से नीचे गिरा लेती है, क्योंकि उसके पैर काम नहीं कर रहे थे। उधर इवान नर्स के जाते ही कंटेनर लेकर तेजी से मुर्दा घर की ओर लपकता है। पाओ एना की हरकत से अनजान स्टोर रूम में अपने सफाई अभियान में लगा हुआ था। तब तक एना घिसटते घिसटते मुर्दा घर के दरवाजे तक पहुंच जाती है। इवान लिफ्ट से नीचे मुर्दा घर की तरफ आ रहा होता है। उधर एना कीड़े की तरह रेंगते हुए मुर्दा घर से बाहर निकल जाती है। उधर इवान मुर्दा घर पहुंचकर एना को गायब पाता है। फिर दोनों अलग अलग दिशा में जाकर एना को ढूंढने निकल जाते हैं। एना घिसटते हुए जाकर जनरेटर रूम में छुप जाती है। एना वहां पर अपनी हाथ की पट्टी काट लेती है। वो झुंझलाते हुए अपने पैरों को मारती है ताकि उसके पैर हरकत में आ सके, लेकिन उसके पैर बेजान के बेजान ही बने रहते हैं। अंततः वो किसी तरह लिफ्ट तक पहुंच जाती है और लिफ्ट का बटन दबाकर लिफ्ट में घुस जाती है। तभी अचानक इवान वहां पर आ जाता है और एना को जानवर की तरह घसीटते हुए वापस मुर्दा घर ले जाता है। फिर पाओ भी वापस मुर्दा घर पहुंच जाता है। पाओ उसे बताता है कि एना ने उसे बता दिया है कि उसी ने हावी की गला घोटकर हत्या कर दी थी। ये सुन इवान गुस्से में पिन्नाता हुआ मुर्दा घर में जाकर एना को खूब लताड़ता है। फिर वे दोनों बेडशीट से एना का दम घोटने लगते हैं। एना सांस के लिए छटपटाने लगती है और अंततः वो दम तोड़ देती है। फिर वे हावी की लाश को ट्रैश कंटेनर में डाल देते हैं। इवान पाओ को एना की लाश साफ करके सारे सबूत मिटाने को कहकर खुद हावी की लाश ठिकाने लगाने चला जाता है। उसके जाने के बाद पाओ एना की लाश को अच्छे से साफ कर उसे वापस पहले की तरह ढक देता है। पाओ मुर्दा घर से बाहर जाते हुए रुककर पलटता है। तभी एना कफन के नीचे खांस देती है। वो धीरे धीरे चलते हुए एना की तरफ आता है और कफन उठाकर एना को देखता है। एना बिल्कुल स्थिर थी। फिर वो उससे कहता है कि ऐसे ही मरे होने का नाटक करती रहे। तभी इवान के आने की आहट सुनकर वो झटके से एना को कफन से ढक देता है। इवान कफन हटाकर एना की लाश का मुआयना करता है। फिर वे दोनों मुर्दा घर से निकल जाते हैं। लिफ्ट के पास पहुंचकर इवान को ध्यान आता है कि ड्रग्स लेते वक्त इस्तेमाल किया गया उसका क्रेडिट कार्ड अंदर मुर्दा घर में छूट गया है। वो उसे लेने वापस मुर्दा घर पहुंचता है, लेकिन मुर्दा घर पहुंचते ही वहां एना को जिंदा देख ठिठक जाता है। वो तुरंत समझ जाता है कि पाओ इसमें एना के साथ मिला हुआ है। वो गुस्से में पाओ का गला दबाने लगता है और फिर उसे जमीन पर पटक कर लाते मारने लगता है। तभी पीछे से एना आकर इवान की गर्दन में कैंची से तेज प्रहार करती है। इवान खून में लथपथ जमीन पर गिरकर मर जाता है। पाओ एना से पूछता है कि ये उसने क्या किया, वे लोग तो वहां से जा रहे थे। जवाब में एना पाओ के पेट में कैंची भोंक देती है और उसे तब तक कैंची मारती रहती है जब तक कि वो